Hello, Assalamu alaikum, and welcome to DNA, my news show which gives you daily news and analysis. Daily news क्यों? क्योंकि पाकिस्तान और साउथ एशिया में रोज खबर बदलती है. और एनालिसिस क्यों? क्योंकि सवाल पूछना आपकी आदत है और जवाब तहकीक और तजिया करना हमारे डीएनए में है. हमारा काम मुश्किल भी है और आसान भी. पाकिस्तान की जो 5 टॉप स्टोरीज हैं उन्हें हम अगले 15-20 मिनट में कवर भी करेंगे और एनालाइज करेंगे. ये वो स्टोरीज हैं जो शायद आपके सामने से गुजरी हों, मगर यकीनन जो हमारा सच फरोश और बिकाऊ मेन स्ट्रीम मीडिया है उनकी हदों से ये स्टोरीज बाहर है. विद दैट लेट्स गो टू आवर टॉप स्टोरी. हमारी टॉप स्टोरी आती है क्वेटा, मेरे आबाई शहर क्वेटा बलूचिस्तान से. एक गुड डे फॉर इमरान खान. गुड डे कैसे? बलूचिस्तान हाई कोर्ट के बेंच ने डिसमिस कर दी है वो एफआईआर जो मार्च में फाइल हुई थी खान के खिलाफ. ये मार्च में खान ने एक स्पीच की थी. वैसे तो खान ने बहुत सारी तारीखी स्पीचेस की हैं, मगर ये जरा सी सख्त थी. ये वो दिन है जब जेल भरो तहरीक चल रही थी और जमान पार्क में वो इस्लामाबाद पुलिस का एक एसपी आया था वारंट सर्व करने. लोग खड़े हो गए थे और एसपी को फिर लोगों ने, पीटीआई के सपोर्टर्स ने भगा दिया था. एसपी वारंट सर्व करने आया था. उसके बाद फिर और भी पुलिस एक्शन हुआ था और उसके बाद ऑब्वियसली फिर May 9 हुआ था. ये उन दिनों की कहानी है. उन दिनों में खान ने एक कड़कती हुई स्पीच की थी और कहा था कि मुझे अगर ईसीएल पे डालना है, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डाल दो, मैंने इसी मुल्क में रहना है, इसी मुल्क में मरना है. और भी बातें की थी, सख्त बातें की थी. मारना है तो मार दो भी कहा था खान ने. एनीवेज ये उन दिनों के में जब फेस ऑफ अरूज पे था रियासत और इमरान खान के दरमियान, उन दिनों में ये केस फाइल हुआ था. ये काकड़ साहब हैं, ये इन्होंने ये वो वाले काकड़ नहीं जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हैं. ये एक और काकड़ साहब हैं, खलील काकड़, अब्दुल खलील काकड़ ने ये एफआईआर फाइल की थी और उसमें कहा था कि इमरान खान ने रियासत के खिलाफ जो बातें की हैं वो बगावत की बातें हैं. सेडिशन का केस था. मगर बलूचिस्तान हाई कोर्ट, आई एम प्राउड टू से, क्वेटा में एक ट्रेडिशन है. इफ्तिखार चौधरी से लेकर शायद उम्मीद करते हैं काजी फाइज ईसा तक तगड़े जज निकले हैं क्वेटा के बेंचेस से. और ये जो 2 जज हैं, चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जो जस्टिस गुल हसन तरीन है, इन्होंने जो डिसीजन लिया है क्वाश करने का वो सिंपल है कि इल इंटेंशन है, कि ये चीज अच्छी नीयत से, ये केस अच्छी नीयत से फाइल नहीं हुआ. ये केस, इस केस में कोई दम नहीं है, बंद करो, क्वाश करो, डन हो गया केस, फिर से फाइल नहीं हो सकता. अब ऑब्वियसली ये गुड न्यूज है खान के सपोर्टर्स के लिए, रिलीफ है खान के सपोर्टर्स के लिए और खान के लिए. मगर वेरी इंपॉर्टेंटली 160 और केसेस हैं खान के खिलाफ, which gives me and brings me to the bad news. अब आज मैंने शोएब शाहीन साहब से बात की, खान की लीगल टीम का अपैरेटस का हिस्सा हैं, खान की कोर कमेटी में हैं, खान के एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं. उनसे बात की. वो ऑब्वियसली आज सुप्रीम कोर्ट में थे, हाई कोर्ट में थे, जिधर आज जो जजमेंट है रिजर्व हुआ है. उनसे मैंने बात की कि क्यों आज जजमेंट नहीं आया, कल पे क्यों चला गया. उन्होंने कहा अजीब सा जजेस का आज बिहेवियर था. पहले वो गए, उन्होंने हमारी बात सुन के, मुद्दा सुन के वो गए. हमें सुनने में आया, अंदर से बात आई कि 1 घंटे में जो है डिसीजन आ जाएगी खान के लिए. मगर फिर 1 घंटा गुजर गया और जज ने कहा कि अब मैं कल डिसीजन दूंगा. अब ये क्यों हुआ, ये इस पे शोर इन्होंने नहीं मचाया, चुप करके सब घर चले गए. उन्होंने ठीक है, मैंने कहा ठीक है, कल 11 बजे सुबह को ये डिसीजन खान के लिए उम्मीद कर रहे हैं कि आएगा इनकी टीम. मगर मैंने कहा कि क्यों हुआ है. उन्होंने कहा देखो अजीब सी बात है कि पहले तो बार बार हम पूछते हैं, ये ओपन एंड शट केस है. इस हाई कोर्ट के बॉस जो हैं सुप्रीम कोर्ट वाले, उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि ये केस फारिग है, इस केस को बंद करो, इस केस में इरेगुलरिटीज हैं. तो फिर भी इतना वक्त क्यों लग रहा है, जब 5 दिन से एक तो ये लोग सुन रहे हैं. कहानी इस केस की सुने. 5 तारीख को खान जो है वो अंदर होता है, ठीक है, और 8 तारीख को ये जो अपील है ये सुनी जाती है. 5 तारीख को और अंदर होता है, 3 दिन बाद ये अपील सुनी जाती है. आज बाय द वे 28 है, तो 8 तारीख से लेकर आज 20 दिन हो गए. अब उस 20 दिन में जो पहली हेयरिंग है वो 8 को है, जो दूसरी हेयरिंग है उसमें 17 और दिन ये जज लगाते हैं. 17 दिन तक इनको, ये जो अपील वाले जो हमारे लॉयर्स हैं, सलमान अकरम राजा, लतीफ खोसा, शोएब शाहीन, इन सबको चक्कर लगवाते रहते हैं. 17 days दिस कोर्ट इज वेटिंग. थर्ड राउंड जो होता है वो जुम्मे को होता है, हमने इस पर रिपोर्ट किया है.
जो ECP का वकील है अमजद परवेज, वो बीमार हो जाता है, उसे पता नहीं कौन सा हैजा लग जाता है कि वो जुम्मे को बीमार हो जाता है और मंडे को बिल्कुल अपनी माँ की दुआ से सही होके आज फिट फाट होके पहुंच जाता है। अब चांसेस आर कि खान कल खान के हक में ये जो डिसीजन है आ जाएगा, क्योंकि ओपन एंड शट केस है, ज्यादा चॉइस नहीं है, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट से प्रेशर बहुत है। मगर मुझे शोएब शाहीन साहब का तज्जिया है, वो कह रहे हैं कि अगर ये हुआ, फिर भी बहुत सारे केसेस इन्होंने रिजर्वेशन में रखे हैं, इनकी सप्लाई बहुत है केसेस की, और शायद वही हो जो बाकियों के साथ हो रहा है। बाकी मतलब शाह महमूद कुरैशी, जिनको आज 2 दिन बाद 2 और दिन उनकी फिजिकल रिमांड हो गई। बाकी मतलब ईमान मजारी, जिनको रिलीज किया गया रावलपिंडी से और फिर 2-3 घंटे बाद फिर से अरेस्ट कर लिया गया। तो शोएब शाहीन साहब फरमाते हैं, खान के वकील, के ये शायद यही हो कि डिसीजन आए 11 बजे कि खान को रिलीज करो, खान रिलीज भी हो जाए कुछ घंटों बाद, मगर ऑलरेडी री अरेस्ट वाली जो मशीन है, जो री अरेस्ट करती है और करती रहती है, रिलीज अरेस्ट, वो वाली मशीन फिर आ जाएगी। अब क्लियरली ये खान के साथ वही हो सकता है जो अगेन आई सेड, जो ईमान के साथ हो रहा है, जो शाह महमूद के साथ हो रहा है। क्लियरली जो जुडिशरी है, ये जो हो रहा है, कभी कोई अच्छा डिसीजन आता है, फिर 2 बुरे डिसीजन आ जाते हैं, है ना। यही अलमिया है कि वो बलूचिस्तान के हाई कोर्ट के 2 जज जबरदस्त डिसीजन देते हैं, फिर एक दिलावर जज हमायूं दिलावर पैदा होता है किसी सेशंस कोर्ट में इस्लामाबाद में। तो ये क्या है? ऑब्वियसली इट मींस कि जो जुडिशरी है वो अंडर प्रेशर है। कुछ अंडर प्रेशर नहीं है, कुछ अंडर प्रेशर है। अब दिस ब्रिंग्स अस, ये हमारा क्रक्स है, ये मुद्दा है इस वक्त, क्योंकि ऑल आइज आर ऑन द सुपीरियर जुडिशरी, जो हायर जुडिशरी है। सब आंखें हमारी, सब के तोपों के रुख इस वक्त उनकी तरफ होने चाहिए, क्योंकि जो अगले 2 दिन हैं, 2 हफ्ते हैं, जो अब 16 सितंबर, अगस्त खत्म हो गया, 16 सितंबर तक ये जो बंदयाल साहब हैं ये चले जाएंगे, काजी फाइजीसा टेक ओवर कर लेंगे, नए पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन जाएंगे। ये जो हैंड ओवर हो रहा है ना, ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, जो रन जो क्रॉस कर रहे हैं, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन अगले 2 हफ्तों में ऑब्वियसली इमरान खान का डिसीजन होना है, उसको रिलीफ मिलनी है, शायद मिल जाए, शायद अगले केसों में भी मिल जाए। मगर ECP बमुकाबला सदर, जो इलेक्शन वाला जो पिटिशन है, जो केस है, जो अब शुरू हो गया, सदर आरिफ अलवी ने कह दिया ECP को कि इलेक्शन की मुझे डेट दो। ECP ने कहा है कि जाओ जाके चरगोजे खाओ, हमने तुम्हारी बात नहीं सुननी। इसमें ECP का दोगलापन भी है, क्योंकि ECP ने ये चीज KP में नहीं की, इसका ऑपोजिट बोला था कि गवर्नर ही कॉल करेगा। तो जिधर गवर्नर को वो हक दे सकते हैं इलेक्शन कॉल करने का, उधर सदर का कैसे हक नहीं बनता इलेक्शन की डेट डिमांड करने का। तो ये सब में बियॉन्ड इमरान खान, ECP वाला केस बमुकाबला सदर, खदीजा शाह, तैयबा राजा, यास्मीन राशिद, दीगर और जो आपके केसेस हैं, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट केस जो नैब का एक केस है, जो नैब के जो लॉज बदले गए हैं, जो इन्होंने PDM वालों ने अपने 16 महीनों में जो मुफ्त पे हमें राज किया है, हमारे ऊपर, इन्होंने बहुत सारे अपने लिए कानून भी बदले हैं, ताकि जो इनके सांडू और जेठ और बाकी जो इनके ऊपर, इनके बाकी रिश्तेदारों के ऊपर जो केसेस लगे हैं, वो रिलीफ, जो इंडिविजुअलाइज्ड केसेस हैं, उन पे इन्हें रिलीफ मिले। उनकी भी हियरिंग है, कल में ही है, तो वे वाचिंग दैट स्पेस एज वेल। तो अगले हफ्ते 10 दिन ये जब तक ये एक जज दूसरे जज को दे नहीं देता सुप्रीम कोर्ट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। इसमें सुओ मोटोज भी आ सकते हैं। अब इस सब में वही है कि क्या उमर अता बंदयाल स्टाइल में जाएगा, मतलब ऐसा खुदाफिज करेगा जैसे मतलब फिल्म का हीरो करता है, will he go riding out into the sunset, or will he go down guns blazing, और एंट्री कैसे मारेगा जो नया हीरो है इस पिक्चर का, जिसका नाम काजी फाइजीसा है, वो एंट्री कैसे मारेगा। उसके बारे में कहा जा रहा था कि फौजियों की जेब में है, नून लीग की जेब में है, पिपलियों की जेब में है, मगर उम्मीद करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो भी हो, काजी फाइजीसा हो, जो भी हो, इतना छोटा ना हो कि किसी की जेब में फिट हो जाए। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन 2 हफ्ते का, बट ये सब आप देखेंगे कि अगले हफ्ते 2 हफ्ते कंसंट्रेशन होगी हमारी सीनियर जुडिशरी पे। अच्छा, ये हो गई हमारी फर्स्ट टॉप स्टोरी। नेक्स्ट, बिफोर वी गो टू आवर सेकंड सेगमेंट, क्वेश्चन टाइम, इसी पे आज सुबह मुझे एक क्वेश्चन आया। ये जो है
वॉइस ऑफ जर्मनी के अब्दुल सत्तार साहब ने मुझे मैसेज किया, उन्होंने कहा कि आप जरा इन्वेस्टिगेट करें कि लतीफ खोसा ने आज, और लतीफ खोसा एंड कंपनी ने आज ये क्यों नहीं वर्डिक्ट को आर्ग्यूमेंट क्यों नहीं की कि आप वर्डिक्ट आज ही दें, कल पे ना रिजर्व करें। तो ये सुबह इनका सवाल आया हुआ था मेरे लिए कि आप प्लीज देखें। तो इस पे मैंने जब तहकीक की तो मुझे बताया गया, उस टीम की वजह से तरफ से बताया गया कि कोई पॉइंट नहीं था, ऑलरेडी जज ने कहा था कि हम घंटे में देते हैं, फिर खाली तू मैं ही और होनी थी। जब जज ने ऑलरेडी अंदर जाके कहा कि मैं 1 घंटे में बताता हूं, फिर अंदर से ही अपनी दोगलापन दिखाया और कहा कि यार अब कल मैं बताऊंगा 11 बजे। जजेस की इंटेंशन इज क्वाइट क्लियर, जो लोग 17 दिन से इस केस को ड्रैग कर रहे हैं, उन्होंने एक और दिन करना था, तो इसलिए टीम ने शोर नहीं मचाया ताकि कल ही चीज डिसाइड हो जाए। अब ये जो सवाल आया था अब्दुल सत्तार वॉइस ऑफ जर्मनी का इस्लामाबाद से, मैं आपको भी सजेस्ट करता हूं कि मुझे सवाल भेजा करें तहकीक करने के लिए, पूछने के लिए। अगर आपकी एजेंडा पे, आपकी आपके आपके सामने, आपके डेस्क पे, आपके दिमाग में, आपके दिल में कोई सवालात हों, कोई ऐसे टॉपिक्स हों जो आपको समझ आते हो कि आप मेरी तरफ भेज सकते हैं, तो प्लीज गेट इन टच। मैंने ऑलरेडी अपना नंबर शेयर किया हुआ है, मगर इधर मेरी ईमेल, मेरे कमेंट सेक्शन में जब सब में शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें और साथ साथ कमेंट भी करें और सजेस्ट भी करें कि वजात ये देखो, या इस पे जरा इन्वेस्टिगेट करो, या इसका जरा सवाल का जवाब लेके दो, ये हमारे दिल में ये सवाल है, हमारे मिजाज में ये चीज उतर नहीं रही, तो आई विल ग्लैडली हेल्प। बट थैंक यू टू अब्दुल सत्तार, वॉइस ऑफ जर्मनी इस्लामाबाद से, उन्होंने मुझे सवाल भेजा, थैंक यू। अच्छा, सेकेंड स्टोरी हमारी है बिजली क्राइसिस। बिजली क्राइसिस का जो प्रोटेस्ट है, जो जलाओ घराव हो रहा है, उसके चौथे दिन में ये क्राइसिस आ गया है। कई लोग बिल फाड़ रहे हैं, कई लोग बिल जला रहे हैं, कई लोग अपना मस्जिद से अनाउंस कर रहे हैं। एक जबरदस्त वीडियो मैंने देखी मानसेरा में, जो मस्जिद में जो मौजन है, वो मौजन की बजाय एक और बंदा, मेरा ख्याल है मौजन ही था क्योंकि बोल उसका तलफ़ुज़ मौजनों वाला ही था, मौजन अनाउंस कर रहा है कि मानसेरा, शहर मानसेरा में कोई अब बिल नहीं देगा। जबरदस्त एक सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट शुरू हो गई है। कश्मीर से लेकर कराची तक ये एक डिसेंट्रलाइज मूवमेंट लग रही है। ये ऐसा नहीं लग रहा कि इसको इमरान खान या इजराइल के यहूदी या दिल्ली के हिंदू चला रहे हैं, ये एक्चुअली पाकिस्तान की अवाम चला रही है। और नजर आ रहा है कि ये इस हुकूमत का, इस इंटरिम हुकूमत का पहला बड़ा क्राइसिस है। अब प्राइम मिनिस्टर काकड़ से मैंने पूछा कि सर आप क्या कहते हैं, क्या हुआ? एक राउंड हो गया मीटिंग्स का, वीकेंड पे कुछ नहीं निकला। आज दूसरा राउंड हो गया एनर्जी वालों के साथ मीटिंग्स का, उस पर कुछ नहीं निकला। फिर सोलंकी साहब जो हैं, जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, सेक्सुअल प्रेडेटर भी रहे हुए हैं, उन्होंने अनाउंस किया कि अब एक तीसरा राउंड होगा मीटिंग्स का। तो मैंने कहा कि इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर सोलंकी, पूछ लेता हूं खुद प्राइम मिनिस्टर साहब से। मैंने पूछा, मैं सर क्या ऑप्शंस हैं? उन्होंने कहा कि हम सोलंकी से ही अनाउंस करेंगे। क्लियरली दैट्स फाइन, वो उनका प्रोगेटिव है। मैंने जब आगे पूछा कि और कोई चीज, कुछ मतलब कोई हिंट करवाएं, तो मुझे इस पे कोई जवाब नहीं आया। या तो वो सोलंकी साहब से ही अनाउंस करवाना चाह रहे हैं, या लग रहा है जो मुझे लग रहा है, गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस बहुत कम है। एक के बाद दूसरी मीटिंग, दूसरी के बाद तीसरी मीटिंग। मुद्दा बड़ा सिंपल है, बिल ज्यादा है, बिल जो है वो ज्यादा है, बहुत है। और वो जो पर यूनिट कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना है आपने, और आपने एक सिंपल डिसीजन लेनी है कि भाई हम आपकी बिजली नहीं काटेंगे, हम शायद आपको किस्तों पे कर दें, या हम जो यूनिट कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर दें। यही है ना, ये तीन चीजें आप कह सकते हैं कि या आपको इमीडिएट रिलीफ दें कि बिजली नहीं काटें, या आपको किस्तों पे कर दें कि आप आहिस्ता आहिस्ता बिल दें, चलें अगले 2 साल दें, अगले 3 साल दें, पेमेंट प्लान पे आ जाएं। या तीसरी चीज जो बड़ी सिंपल है कि भाई आपका जो माफ है वो बिल, और जो यूनिट कॉस्ट है यही ऑप्शन, और क्या ऑप्शन हो सकती हैं? मगर इनके पास विगल रूम नहीं है। इनके पास हक जरूर हैं, क्योंकि इस हुकूमत को, इंटरिम हुकूमत को कानून साजी के जरिए, लेजिस्लेशन के जरिए, पीडीएम वाले जो पपेट्स थे, उन्होंने इनको अपना वो हकूक दिए हैं जो पहले किसी केयरटेकर हुकूमत के पास नहीं है। मगर पैसे नहीं है, क्योंकि इन्होंने बेसिकली जो निकाहनामा साइन किया है आईएमएफ के साथ, वो निकाहनामा बड़ा सिंपल है। वो कहता है कि आप ये चीजें करेंगे, उन ये चीजों में टॉप ऑफ द लाइन वो है कि आप सब्सिडीज जो हैं वो बंद करेंगे, आप जो टैरिफ्स हैं उनको इंक्रीज करेंगे, और आप टैक्सेस, टैरिफ्स, इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह इन सबको अकॉर्डिंगली रेगुलेट करेंगे। तो ये इन्होंने कर दिया है। और मसला ये है कि अगर इस पे ये
अगर दोगलापन करते हैं, अगर इस पे ये आपको रिलीफ देने के लिए ये अगर यू टर्न लेते हैं, तो जो और स्टैंड बाय एग्रीमेंट में आगे जो डॉलर आने हैं, एक तो वो बंद हो जाएंगे, और मोर देन एनीथिंग जब आईएमएफ अपना डॉलर बंद करेगा तो बाकी जो आपके क्रेडिटर्स हैं, यूएई, सऊदी अरब, चीन वगैरह, वो भी अपने जो इमदाद है इनके लिए, इन फकीरों के लिए, इन खैरातियों के लिए, वो भी बंद कर देंगे। सो इंस्टेड के टैक्सेस पे काम करें, ये जो चोर डाकू पाले हुए हैं इनकी जमीनें जाके इन्वेस्टिगेट करें, इनकी गाड़ियां जाके इन्वेस्टिगेट करें, ये कैसे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वो जाके इन्वेस्टिगेट करें। बेनजीर भुट्टो शहीद मोहतरमा जबरदस्त एक बात करती थी, कहती थी कि मैंने जब डिसाइड किया तो कि टैक्स किससे लेने हैं, तो मैंने अपने जो है मिनिस्टर को कहा कि टैक्स इकट्ठा करते हैं। उसने कहा कैसे इकट्ठा करें, तो मैंने कहा कि भाई बड़ा सिंपल है, जिसके घर के सामने पजेरो खड़ी है, उस जमाने में पजेरो एक जबरदस्त गाड़ी होती थी, अब तो ये क्रूजर शूजर्स आ गई हैं। तो कहती है बेनजीर मोहतरमा शहीद कहती हैं अपने एक जबरदस्त इंटरव्यू में कि जिसके घर के सामने पजेरो है ना, पहले उससे जाके टैक्स लो, सिंपल बड़ा सिंपल है। वो ये बेनजीर वाले लोग ही नहीं है, इनका स्टाइल ही नहीं है, इनकी शक्ल ही नहीं है, इवन इनके बेटे की शायद शक्ल नहीं है कि वो ये ऐसी चीजें हरकतें कर सकें। एनीवेज इन लोगों के पास ऑप्शंस ही नहीं है, इसलिए मीटिंग के बाद मीटिंग कर रहे हैं, ड्रैग ऑन कर रहे हैं। मीनवाइल सुनने में आया है कि पाकिस्तान के दीगर बड़े और छोटे शहरों में इवन जलाओ गिराओ से आगे जो इस्लामाबाद पावर कंपनी है, उसका भी लोगों ने उसका 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 वो दायरा कर लिया, उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया। ये हमारी सेकंड स्टोरी है, ये इस गवर्नमेंट का पहला बड़ा क्राइसिस है, और ये पीएम प्राइम मिनिस्टर काकड़ के लिए टेस्ट है। फिर थर्ड स्टोरी, वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी, इस्लामाबाद से स्टोरी निकली है। जो मगरिब है, मीनिंग अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, उन्होंने फाइनली वे इन कर लिया है अबाउट इलेक्शंस। अब ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई नहीं आई, मगर इस बहुत अहम कहानी में जो बहुत कम लोगों ने पढ़ी है, और बहुत इंपॉर्टेंट एक जर्नलिस्ट हैं कामरान यूसुफ साहब, बड़ी अच्छी नजर रखते हैं जो सफारती सोर्सेज एंड डिप्लोमेटिक सोर्सेज हैं इस्लामाबाद में, उन पे उनकी ये खबर है कि जो मगरबी सफारतकार हैं, वो मगरबी सोर्सेज उन्हें बताती हैं कि पाकिस्तान के इलेक्शंस में डिलेड टॉलरेट फरवरी से आगे नहीं होगा। ये जो 2-3-4 महीने की ये जो टोपी ड्रामा है, डीलिमिटेशन, सेंसस, ये जो एकदम उनको अपने अब्बे और सेंसस करना और डीलिमिटेशन याद आ गई है, ये इलेक्शन कमीशन वालों को और इन बाकियों को। इमरान खान रीजन हो सकता है डिले का, और भी बहुत रीजन हो सकते हैं, मगर वो आप ऑफिशियली नहीं कह सकते अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो कि हमने इमरान खान को मारना है या उसे जेल में करना है, जो भी करना है। आप ऑफिशियली बस यही कह सकते हैं कि हमने डीलिमिटेशन करनी है। वो ये लोग करना चाह रहे हैं। उसमें सिफारतकारों ने कहा है कि हमारी जो हद है वो फरवरी है, हम फरवरी से आगे टॉलरेट नहीं करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमने पहले इस्लामाबाद से ऐसी खबर नहीं देखी। उन्होंने ये भी कहा है कि हम बड़ी कड़ी नजर रख रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है जिस मैदान पे इलेक्शन होगा वो मैदान बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि पीटीआई वाली साइड पे जो पिच है वो खुदी हुई है, और जो बाकी साइड पे जो पिच है वो बिल्कुल आपने जबरदस्त उस पर रोल किया हुआ है, ऐसे नहीं होगा। तो पहली बार एक ऐसे जर्नलिस्ट से जो नजर रखता है, अच्छी नजर रखता है सिफारती सोर्सेस पे, डिप्लोमेटिक कॉन्क्लेव, एम्बेसी रो, ये जो है ना, ये इन पे नजर रखते हैं। इनकी कहानी आई है, और इंपॉर्टेंटली कहानी एक्सप्रेस ट्रिब्यून की आई है, जो बड़ा प्रो रेजीम पेपर है। तो अब हम देख सकते हैं कि ये अब मैसेजिंग मगरिब की तरफ से शुरू हो गई है। मगर ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अमरीकी जो है वो थोड़ा सा अब जागने लग गए हैं। अब इन ऑलरेडी 1.5 साल अमरीका को पाकिस्तान की तरफ से बहुत आम शहरियों की तरफ से बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, क्योंकि मैं खुद अमेरिका में रहता हूं, मगर आम पाकिस्तानी शहरी अमेरिका को पसंद बहुत सालों से नहीं करता था, स्पेशली पिछले 1.5 साल से। अब और भी कम करने लग गया है, क्योंकि एक आम शहरी अमेरिका को ब्लेम करता है जो पाकिस्तान के साथ हुआ है, स्पेशली जो इमरान खान के साथ हुआ है। ये जो इशू है ये अब अमेरिकी प्रेस में भी आ गया है, इधर भी डिबेट हुआ है। इंटरसेप्ट की स्टोरी आपने पिछले दिनों में देखी, इधर ये साइफर चल गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में तू मैं भी हुई इस स्टोरी के बारे में, वो भी हमने कवर की कि लोग कह रहे हैं कि अमेरिका का कितना किरदार है या नहीं है। तो अमेरिकी कुछ लेवल्स पे वाशिंगटन में अब ये बात थोड़ी सी पिंग बैक होने लग गई है। अमेरिकी जो कांग्रेस है वो भी अंडर प्रेशर आ गई है, क्योंकि पाकिस्तानी निजात जो अमेरिकी है उसने अपनी फंडिंग करके, अपनी लॉबिंग करके, अपना हके रायदारी जो है, उसका हके राय जो है
وہ करके उसने उसे कह दिया है, अपने कांग्रेसमैन को 6-7 कांग्रेसमैन को खड़ा कर दिया है इधर की पीटीआई या प्रो पाकिस्तान डायस्पोरा ने कि ये जो है इनको बंदा बनाओ और पाकिस्तान में इंसाफ लाओ। जरूरी नहीं है कि तहरीक इंसाफ आए, जरूरी है कि इंसाफ आए। ये पाकिस्तान आम जो पाकिस्तानी निजात जो अमरीकी है वो करने लग गया। तो अमेरिका की जो एडमिनिस्ट्रेशन है आहिस्ता आहिस्ता हमने पिछले देखा है, पिछले 3-4-5 हफ्तों में टोनी ब्लिंकन, एलिजाबेथ हॉस्ट, ये बाकी जो लोग हैं आहिस्ता आहिस्ता, मैथ्यू मिलर इधर उधर से अब थोड़ी सी बोलने लग गए हैं। उस दिन मैंने बोला कि ई वर्ड इस्तेमाल हो गया है इलेक्शन, एफ वर्ड इस्तेमाल हो गया है फेयर इलेक्शन, ये अब ये बातें करने लग गए, बड़ा शर्मा के अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन बोलने लग गई है। ये जो स्टोरी है इस्लामाबाद से, ऑब्वियसली ये स्टोरी यूएस एम्बेसी से और यूरोपियन यूनियन की एम्बेसी से ये स्टोरी निकली है। ये स्टोरी कंफर्म करती है कि थोड़ा सा अमेरिका जाग गया है। और यही स्टोरी में लिखा है इंपॉर्टेंटली कि यही चीज डेविड ब्लूम, अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं, वो मिले आपके दोस्त इलेक्शन कमिश्नर से और वो फिर मिले आपके दोस्त प्राइम मिनिस्टर काकड़ से, और बकौल इस स्टोरी के उन्होंने कहा, यही कहा जो मैं आपको बता रहा हूं, यही उन्होंने कहा कि इलेक्शन टाइम पे करवाओ और साथ साथ लेवल प्लेइंग फील्ड रखो। तो अब शायद पाकिस्तानी निजात जो अमरीकी हैं उनकी कोशिशों के बेसिस पे शायद अमेरिका पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को कह रहा है कि बंदे के पुत्र बन जाओ। ये हमारी तीसरी कहानी है। हमारी चौथी कहानी बहुत अजीब व गरीब है। एक अजीब व गरीब रिपोर्ट, मैं नहीं कहूंगा स्टेटमेंट, निकली है। आईजी पंजाब जो हैं डॉक्टर साहब हैं, इन डॉक्टर साहब ने एक रिपोर्ट निकाली है अंग्रेजी में। बेहतर होता कि अगर ये डॉक्टर ही होते। ये रिपोर्ट सुन के मुझे अजीब सा लगा कि ये इस वक्त पाकिस्तान पुलिस, पंजाब पुलिस के यूनिफॉर्म में क्यों है। जो पिछले दिनों जड़नवाला में हुआ, जो जलाओ घराव हुआ, जो हमारे क्रिश्चियन जो भाई हैं, बहनें हैं, जो उनके जो चर्चेज हैं, उनके जो गिरजाखाने हैं, उनका जो उनकी उधर जो तबाही हुई, उधर बाइबल को जलाया गया, उधर पाकिस्तान के जो इक्वल सिटीजन्स हैं उनके साथ जो ज्यादती हुई, उनके कब्रिस्तानों तक की बेहरमती हुई, उस पे, उस सब को, और फिर सियालकोट में भी हुआ, फ्लेयर अप हुआ, उस पे ये जो आईजी है जो अपने कांस्टेबल को डिफेंड करता है और कहता है कि इस कांस्टेबल ने कोई गलत नहीं किया, ये जो आईजी है ये कह रहा है कि ये सब इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने करवाया है। अब ये इस आईजी ने 2-4 मिनट का वीडियो बनाया है। वो जो वीडियो है उसमें ये जो है अखबार की तस्वीरें दिखाता है ये आईजी, और ये कहता है, ये वही आईजी है जिसके नीचे सैकड़ों बल्कि हजारों लोग पीटीआई के और आम शहरी भी पाकिस्तान के अरेस्ट हुए हैं। ये वो आईजी है बाय द वे। ये इसकी क्रेडिबिलिटी ये है कि इसकी वॉच के नीचे ये सब हुआ है, और निहत्ते शहरियों को इसने बगैर वारंट्स के उनके घर में आके उनकी 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 चादर और चार दीवारी की बेहुरमती करके उनको अरेस्ट किया है। ये वो आईजी है जो अब हमें बता रहा है कि ये जो मॉब्स थे, ये जो हमारे क्रिश्चियन भाइयों के साथ ज्यादती कर रहे थे, उनकी चर्चेस जला रहे थे। ठीक है, जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, ब्लास्फेमी हुई, मगर क्या एक पूरी कम्युनिटी को ऐसे कलेक्टिवली पनिश करना, ऐसे उनकी बेहुरमती करना, और ये अहले किताब होते हैं। मैं बता दूं, मैं बहुत बड़ा मौलवी नहीं हूं, मगर जो मुझे समझ आती है कि क्रिश्चियंस अहले किताब हैं, मुसलमानों के अहले किताब के साथ आपने ये हशर किया है। तो ये मगर ये कह रहे हैं कि हमने कैमरे पे 2 लोग पकड़े, उन 2 लोगों का हमने इंडिया से सुराग लगाया, ये सब इंडियंस ने करवाया है। ठीक है, वो 2 लोग शायद मुलव्वस हों, मगर ये मैं एक चीज कह सकता हूं कि इंडिया की हॉस्टाइल एजेंसीज पे मैं कोई शक नहीं करता कि उनके लिए वो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी चीज नहीं प्लान कर रहे होंगे। ये मैं कहीं से नहीं कह रहा। द इंडियंस डोंट लाइक पाकिस्तानीज एंड द पाकिस्तानीज डोंट लाइक इंडियंस। तो इसमें कोई, इस बात को तो आप सेटल कर दें, मगर इसका ये मैं इस चीज से कन्विंस नहीं हो सकता कि इंडिया ने पाकिस्तान की क्या ब्लास्फेमी लॉज को वेपनाइज किया है? क्या इंडिया ने ज़ियाउल हक को कन्विंस किया था कि ब्लास्फेमी लॉ पे ये सजाए मौत लगाओ? क्या इंडिया ने ये जो टीएलपी वाले हैं इनको भी ट्रेन किया है कि हर वक्त ये तौहीन रिसालत के नाम पे मुल्क को इधर से पकड़ लो? क्या इंडिया ने आम जो शहरी जो हैं
जो जला देते हैं लोगों को, भट्टियों में बेचारे क्रिश्चियंस को मार देते हैं, मार मार के। वो जो श्रीलंकन को मारा था 2 साल पहले इमरान खान की हुकूमत में, मेरा ख्याल है उस सियालकोट में जो श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर को मारा था वो इंडियंस ने करवाया था। या ये जो एक पूरी एक जनरेशन, एक हेटफुल जनरेशन, इस्लामिस्ट रेडिकल जो एक जनरेशन है, जो आपने गंदी झूठी बातें लिख के हमारी तारीख के बारे में और इवन हमारे मजहब के बारे में, गलत इस्लामियात की बुक्स छाप के, गलत पाकिस्तान स्टडीज की बुक्स छाप के, जो आपने एक पूरी जनरेशन, हेटफुल जनरेशन खड़ी कर दी है, ये इंडियंस ने आपको करवाया है। आईजी साहब से सवाल है। तो आईजी साहब के लिए मेरा मुद्दा है कि प्रूफ दें और अपनी जो वर्दी है, अगर उसे हलाल करना है, आपने जो पाकिस्तान की पुलिस की वर्दी आपने पहनी है, एक पुलिस वाले का बेटा आपसे डेयर कर रहा है आपको, और क्योंकि मेरा बाप पुलिस में था, और मैं उसकी वर्दी की कसम खा के कहता हूं कि अगर आप ये प्रूव कर सकते हैं तो मैं आपसे पब्लिकली अपोलोजाइज करूंगा, शायद मैं जर्नलिज्म भी छोड़ दूं, अगर आप प्रूव कर सकें कि पूरा जो है, जो सालों से हो रहा है, और इवन जो उस दिन हुआ है जरनवाला में, वो इंडियंस ने करवाया है। उन बच्चों को जो नारे मार रहे थे और पत्थर मार रहे थे पाकिस्तान के अपने हमारे जो हमशहरी हैं क्रिश्चियंस को, उनके हाउस ऑफ वर्शिप को, मैं जर्नलिज्म छोड़ दूंगा अगर आप प्रूव कर सकें ये इंडियंस ने करवाया, मैं छोड़ दूंगा जर्नलिज्म। सो आईजी साहब ने अंग्रेजी तो 10 रुपये वाली बोल ली है, गवर्नमेंट कॉमर्स या जेडे भी कॉलेज में गए होंगे, डॉक्टरी जिधर से भी इन्होंने किंग एडवर्ड से जिधर से भी की होगी, मगर इन्हें कहें कि डायरेक्ट मैसेज है मेरा, बल्कि चैलेंज है कि जरा एविडेंस पेश करें कि क्या हर बंदा उधर मुलव्वस इंडियन एजेंट था। ये आई वुड वेरी मच लाइक टू नो। एंड लास्ट हमारी स्टोरी जनाब इंडिया पे है। आई एम सॉरी टू से, पाकिस्तान की तो हम ऑब्वियसली कोर्स करेक्शन करने की एडवाइस करते रहते हैं, मगर इंडिया का जो चक्कर है, द इंडियंस हैव, the Pakistanis have their problems, but the Indians really have their own problems too, lots of problems. ये वीडियो जो चल रही है ये आपने देखी है, इसमें एक 7 साल बच्चा बेचारा रो रहा है क्योंकि उसको उसके क्लासमेट्स मार रहे हैं। उसकी जो टीचर है वो इसके क्लासमेट्स को इनकरेज कर रही है कि ये उसे मारें। स्टोरी जो है वो उत्तर प्रदेश की है, इंडिया की सबसे बड़ी रियासत है ये उत्तर प्रदेश। बच्चा जो है मुसलमान है, टीचर जो है हिंदू है, वो मुसलमानों की बेइज्जती कर रही है, कह रही है वीडियो में उसकी माँ की भी बेइज्जती कर रही है, मुसलमान माओं की भी बेइज्जती कर रही है। मगर मैंने ये वीडियो 1-2 बार देख के मुझे जब मैंने देखा कि ये उत्तर प्रदेश का है तो मुझे थोड़ा सा ऑब्वियसली कीड़ा तो है, तो मैंने लिखा कौन से शहर का है। तो ये जो शहर है, मैंने शहर का नाम निकाला, इस शहर का नाम है मुजफ्फरनगर। और ये मुजफ्फरनगर के बारे में मैंने पढ़ा, एक तो मुझे अजीब सा लगा कि मुजफ्फरनगर तो लगता है किसी मुसलमान के पीछे के ने को ये शहर का बानी होगा, और ऑब्वियसली मेरा जो अंदेशा था सही निकला। ये 1633 में मुजफ्फरनगर जो है ये एक मुसलमान मुगल कमांडर जो था सैयद मुजफ्फर खान, बड़े सैयद फैमिली से थे, उनके बेटे ने ये जो शहर है इसकी फाउंडेशन रखी है, इसकी बुनियाद रखी है। इसका कमांडर का नाम खान जहां था क्योंकि ये शाहजहां का बहुत बड़ा कमांडर था। अब मुसलमानों ने इस शहर की बुनियाद रखी, ऑब्वियसली मुसलमान इस शहर में रहते हैं, ऑब्वियसली ये बच्चा जो भी है इसी के मतलब फैमिली, या हमें नहीं पता कि इसकी फैमिली इधर कब से है, मगर क्लियरली मुसलमानों का एरिया है, उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक मुसलमान है। फिर मैंने और क्योंकि कीड़ा जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, फिर मैंने एक और निकाला कि मुजफ्फरनगर में पाकिस्तान का क्या कोई कनेक्शन है। तो यस, पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान मुजफ्फरनगर में रहे हुए हैं, इसी मुजफ्फरनगर में जिसमें आज इस बच्चे के साथ ये हुआ है। और फिर पाकिस्तान के मशहूर राइटर शौकत थानवी भी इस डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए हैं, मीरठ डिस्ट्रिक्ट है। इनफैक्ट फिर मुझे याद आया कि जब मैंने निकाला कि ये तो मीरठ है, तो मीरठ तो मेरा कराची का फेवरेट कबाब हाउस है। और फिर मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में चला गया कि इतनी शेयर्ड हेरिटेज है, एक तो इन दोनों ममालिक की इतनी शेयर्ड हेरिटेज है, इतना शेयर्ड कल्चर है, मगर जो मुझे अजीब सा लगा कि स्पेशली हिंदुस्तानियों के लिए मेरा आज मैसेज है, और मेरे बहुत सारे देखने वाले जो हैं वो हिंदुस्तानी हैं, तो अजीब सा मुझे लगा कि इट इज आयरॉनिक दैट इन अ सिटी व्हिच वाज फाउंडेड बाय अ मुस्लिम, नेम्ड आफ्टर अ मुस्लिम, who worked for a Muslim, who made the greatest
most beautiful building in the world, which is an Indian building, which is the Taj Mahal. It's a shame that this is happening to Muslims in a country like India, which doesn't have the same problems Pakistan has. Now, Pakistan has a lot of problems. Most of them have been made by Pakistan. Pakistan's been kept in chains by Pakistanis themselves. The Indians don't seem to have that problem. The Indians seem to be wearing those chains on their own accord. हमने तो हमारे ऊपर तो जंजीरें लगाई हैं ना इन्होंने जिन्होंने भी. तुम लोगों का क्या मसला है भाई? एक ऐसा शहर जिधर जो मुसलमानों के नाम पे बना है, जिसे एक मुसलमान ने बनाया है 400 साल पहले, और ऐसा मुसलमान जो एक ऐसे शहंशाह का कमांडर था जिसने दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग तुम लोगों के लिए बनाई, दुनिया के लिए बनाई. शाहजहां का कमांडर का मेन जनरल था मुजफ्फर, जिसके नाम पे ये शहर है. उसके इधर एक बच्चे के साथ ये कर रहे हो. क्या तुम लोग ऐसे अपनी नेक्स्ट जनरेशन को रेज करना चाह रहे हो? हमारी तो नेक्स्ट जनरेशन गई. हमारी नेक्स्ट जनरेशन को तो तुम लोगों ने देखा होगा जो अभी जलियांवाला बाग में हुआ है, बच्चे पत्थर मार रहे थे. हमारी नेक्स्ट जनरेशन को तो इन्होंने या जिन्होंने या इन्होंने खराब कर दिया. तुम लोगों का क्या मसला है? तुम लोग तो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी हो. तुम लोग तो दुनिया की बेहतरीन फिल्में बनाते हो, दुनिया की प्रेफर्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन हो. तुम लोगों का इनफैक्ट इंडियन निजात अमेरिकन इस वक्त प्रेसिडेंशियल रेस में है. तुम लोगों को क्या हो गया है? What's wrong with you? So, इतनी हेरिटेज, इतनी हिस्ट्री को तुम लोग कैसे रद्द कर सकते हो? शुक्र है कि इंडियन जो अथॉरिटीज हैं वो एक्शन ले रही हैं, और सुनने में आया है कि ये जो टीचर साहिबा थी इन पे तो इनके खिलाफ अभी डायरेक्टली चार्जेस नहीं लगे, मगर जो आपके जनाब ये जो स्कूल है ये बंद हो गया है. शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कि थोड़ा बहुत, अगर पाकिस्तान में नहीं तो हिंदुस्तान में थोड़ा बहुत हिसाब किताब अभी भी इंसाफ का है. इसी के साथ ही मुझे इजाजत दें. शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें. डीएनए जो है हमारा थोड़ा सा फास्ट पेस्ड होता है, 5-6 स्टोरीज 15-20 मिनट में, शायद थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, बट आई होप you stay with me for the next version. Send this to your friends, to your families, and do send me your questions. I love your questions. I love your comments. See you. Take care. Pakistan Zindabad.